गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। आज हमारा न्यू टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। ये टॉपिक चैप्टर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का ही पार्ट है। चैप्टर 1 है और क्लास 7th का है। इस चैप्टर में हम ऑलरेडी 4 टॉपिक्स बना चुके हैं और आप चाहें तो उसको सबसे पहले प्लीज़ जाकर उनको देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, देखिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि 700 टू 1750 के टाइम पे, यानी कि मेडिवल पीरियड के टाइम कुछ ऐसी डायनास्टीज थी जिनका एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था, जैसे कि मुगल डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी और चोला डायनास्टी। और भी डायनास्टीज हैं, ऐसे नहीं है कि मेडिवल पीरियड में सिर्फ यही 3 डायनास्टीज है जिनका एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। और भी डायनास्टीज हैं, पर यहाँ पर मैंने अभी 3 ही मेंशन किए हैं। इनमें से मुगल डायनास्टी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सक्सेसफुल मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने कम से कम 2000 ईयर्स तक इंडिया पे रूल किया था और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स इनके अंडर आते थे। ठीक है, और मेडिवल पीरियड में कुछ डायनास्टीज एक तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, उनके अंडर बहुत बड़े बड़े रीजन्स आते थे, बहुत लार्ज कंट्रोल था उनका। वहीं दूसरी तरफ कुछ डायनास्टीज उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। उन्होंने सोचा तो बहुत कुछ था कि हम बहुत सारे एरियाज़ को अपने अंडर करेंगे, बहुत ज़्यादा जगह पे कंट्रोल रहेगा हमारा, पर उतना सक्सेसफुल वो लोग नहीं रह पाए थे। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं कि ये चोलास के बारे में आप कंप्लीटली चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक्स के बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल्स के बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, कम पूरे डिटेल में। उसके बाद संस्कृत प्रशस्ति सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति। इस पूरे संस्कृत प्रशस्ति के बारे में आप कंप्लीटली चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जिसमें क्या बताया गया है कि उन्होंने दिल्ली सुल्तान जो थे गियाजुद्दीन बल्बन, उनके बारे में कंप्लीट प्रेजिंग, मतलब उनकी पूरी तारीफ की है। किस बात पे तारीफ की है? कि वो एक ऐसे रूलर थे जिनके पास एक वास्ट एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। ईस्ट से वेस्ट तक उनका एम्पायर फैला हुआ था। ईस्ट में बंगाल, वेस्ट में गजनी जो कि अफगानिस्तान में है, और जो बल्बन के अंडर बहुत सारे एरियाज साउथ इंडिया के भी आते थे, जैसे कि गौडा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। कुछ एरियाज इसमें साउथ के हैं और कुछ सेंट्रल इंडियाज भी हैं। तो ये जो एरियाज थे, इनके राजाओं ने इनको सरेंडर कर दिया था, यानी कि बल्बन ने इन सारे एरियाज पे अटैक किया था। तो जो यहाँ पे रूल करने वाले राजा थे, उन्होंने इनके सामने सरेंडर कर दिया था और अपनी पूरी आर्मी को उनको सौंप दिया था। ठीक है, अब आगे है हिस्टोरियंस रिगार्डेड दीज एज एक्सग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। ये माना जाता है कि हिस्टोरियंस कभी भी कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, चाहे वो रूलर्स के बारे में हो या उनके अंडर कितने स्टेट्स आते हैं या उनके रूलिंग के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो, तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, चाहे वो उनके एरियाज हो, चाहे वो उनकी रूलिंग हो, चाहे वो उनके अचीवमेंट्स हो, हर चीज़ को हिस्टोरियंस हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सग्रेट करके लिखें। ठीक, अब आगे ब्राउन बॉक्स है, इसमें लैंग्वेज और रीजन के बारे में बताया गया है कि उस एरिया में कौन से, मतलब लैंग्वेज और रीजन्स के बारे में क्या क्या बात लिखी है, देखते हैं। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वर। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अमीर खुसरो एक पोएट हैं और वो किसके कोर्ट में बैठा करते थे, किसके पसंदीदा पोएट थे, किसके, मतलब कहते हैं ना कि दरबार में बैठा करते थे। ये खिलजी के पोएट थे। ठीक है, और खिलजी के ही कोर्ट में बैठा करते थे। अमीर खुसरो ने खिलजी के बहुत सारे वॉर्स में उनका सपोर्ट किया है, उनका साथ दिया है। अमीर खुसरो खिलजी को बहुत सारे अच्छे अच्छे एडवाइस भी देते थे रिलेटेड टू एनी वॉर्स, रिलेटेड टू एनी रीजन्स और स्टेट, सबके बारे में उनको बताते थे कि हाँ ये वाला राज्य अच्छा है, इनको आपको अंडर करना चाहिए या इनके राजाओं को आपको हरा देना चाहिए। तो हमेशा ये सजेशन खिलजी को देते रहा करते थे।
ठीक है, इन्होंने ही लिखा है कि अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ये सारे जो लैंग्वेजेस लिखे हैं। एक बात ये है कि 700 के टाइम में जो अलग अलग इंडिया में ना स्टेट्स डिवाइड हो गए थे, जैसे कि ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही अलग हो गए थे इंडिया से, वैसा नहीं, बट डिवाइड हो गए थे। किस बेसिस पे? हर एरिया का अलग अलग लैंग्वेज था, अलग अलग कल्चर था, अलग अलग ट्रेडिशन था, सब अपनी लैंग्वेज बोलते थे। ये नहीं था कि जो राजस्थान में बोली जाती है वो गुजरात में भी बोली जाए, ऐसा नहीं था। सबका अपना अपना लैंग्वेज था, सब अपने कल्चर्स को बनाने, सबके अपने अपने डिफरेंट कल्चर्स तब तक बन चुके थे, ट्रेडिशन बन चुके थे। पहले क्या था कि सब एक ही लैंग्वेज बोला करते थे, सबका कल्चर भी सेम था, सब साथ में थे। पर अब धीरे धीरे स्टेट्स जैसे जैसे अलग होते गए, वैसे वैसे उनका लैंग्वेज भी अलग हो गया, कल्चर भी अलग हो गया और ट्रेडिशन भी अलग हो गया। ठीक है, Amir Khusro went on to explain that in contrast on these languages, there was Sanskrit in which did not belong to any region. संस्कृत ही एक ऐसा लैंग्वेज था जो कि किसी एरिया या किसी जगह को बिलोंग नहीं करता था। जैसे मान लीजिए राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पर ऐसा कोई भी रीजन नहीं था जहाँ पे कि संस्कृत बोली जाए। ये एक ओल्ड लैंग्वेज था और ज़्यादातर संस्कृत कौन बोलते थे? ब्राह्मण्स बोला करते थे। ठीक है, ये जो संस्कृत लैंग्वेज था ये ज़्यादातर लोगों को ना समझ नहीं आती थी। ठीक है, और ना ही वो बोल सकते थे। बेसिकली ज़्यादातर ये ब्राह्मण्स ही बोला करते थे। ठीक है, अब आगे इस बॉक्स के लिखा है कि बाय 700 मेनी रीजन्स वर ऑलरेडी पोजेस्ड डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। 700 रीजन्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 700 के समय आते आते सारे एरियाज अलग हो गए थे ज्योग्राफिकली। जैसे मान लीजिए ये पार्ट मेरा कह सकते हैं कि गुजरात का हो गया। ठीक है, इतना पूरा एरिया हम कहेंगे कि हाँ भाई ये गुजरात है। ठीक है, ये पूरा एरिया राजस्थान का हो गया। तो 700 टाइम के आते आते सारे एरियाज बिल्कुल डिवाइडेड हो गए थे और सबका अलग अलग नाम हो गया था। ठीक है, सबके अपने लैंग्वेज थे और सबके अपने अपने कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स थे और हर एरियाज में अलग अलग डायनास्टी रूल करती थी, अलग अलग डायनास्टी रूल करती थी। ठीक है, किसी का ये नहीं था जैसे कि चोला का अलग मतलब चोला क्या करते थे? अलग एरियाज पे रूल करते थे। ठीक है, मुगल्स के अलग एरियाज थे। ठीक है, तो हर एक एरियाज में अलग लैंग्वेज के साथ साथ अलग डायनास्टी भी रूल करती थी, जिसकी वजह से एरियाज में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहता था। कुछ डायनास्टी उस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करते थे, वो डायनास्टी इस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करते थे। तो हमेशा एक तो लैंग्वेज की वजह से भी, कल्चर की वजह से भी क्लैश होता था दोनों एरियाज में, और रूलिंग की वजह से कि मतलब कैप्चर करने के लिए कि ये वाली डायनास्टी इस एरिया को कैप्चर करना चाहती थी, ये वाली डायनास्टी ये वाले एरियाज को कैप्चर करना चाहती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमेशा से क्या होता था? कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था स्टेट्स के बीच में। अब occasionally dynasties like Cholas, Khiljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. ये जो डायनास्टीज थी एक ऐसी डायनास्टीज थी जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही अपने रीजन्स को बढ़ाने में। कौन? चोलास, खिलजीज, तुगलक्स और मुगल्स। इन्होंने अपने एरिया, इनका जो एरिया था बहुत डाइवर्स था और बहुत ही फैला हुआ था। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे एम्पायर्स जो हों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हो या स्टेबल रहे हो या उनके पास ही ज़्यादा दिन तक रहे हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ अनसक्सेसफुल भी थे। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 एंड इन चैप्टर 3 and 4 व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खलजी एंड मुगल डायनास्टीज। आपको चैप्टर 3 और 4 में कम्प्लीटली पूरा खिलजी के बारे में और मुगल के बारे में जो भी मतलब एरियाज उनके थे वो आपको कम्प्लीटली उस टेबल में मिल जाएंगे। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to re-emergence of regional states. 18th century में जो मुगल एम्पायर था वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया था, ख़त्म हो गया था, और इसी वक्त इनके डिक्लाइन के टाइम ही कुछ एरियाज, कुछ रीजन्स में क्या होने लग गया कि छोटे रूलर्स ने अपने आप को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब मुगल एम्पायर था तब सब उन्हीं के अंडर थे, सब उन्हीं के रूल्स फॉलो करते थे। ठीक है, तो
मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि वो पावरफुल बन पाए। तो जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो कुछ एरियाज में राजाओं ने अपने आप को पावरफुल बनाना शुरू किया और थोड़े थोड़े एरियाज को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। Across most of the subcontinent, the regions were left with legacies of big and small states that had ruled over them. बहुत सारे सबकॉन्टिनेंट्स तो मतलब बहुत सारी डायनास्टी खत्म हो गई, पर पीछे क्या छूटा उनके, बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे शहर। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. इस क्या होता था कि इसी वक्त क्या हो गया कि अलग अलग ट्रेडिशंस थे, अलग अलग सबके रूल लैंग्वेज थे और कल्चर्स थे। तो इस वक्त क्या हुआ, जब कोई भी डायनास्टी खत्म होने शुरू हो गई तो दोनों स्टेट्स, दो अलग अलग स्टेट्स क्या हो गए, जुड़ गए और दोनों स्टेट्स के कल्चर्स, लैंग्वेज और कह सकते हैं कि जो उनकी इकोनॉमी थी, जो उनका गवर्नेंस था, वो जुड़ गया। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स का, दो डिफरेंट कल्चर का, दो डिफरेंट इकोनॉमी जुड़कर एक पूरी स्टेट या पूरा जगह बन गया। ठीक है, थ्रू द 1000 years between 700 to 1750 the character of different regions did not grow in isolations. इस समय में 700 to 1750 में अलग अलग रीजन्स में क्या हुआ कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज आइसोलेट होके नहीं ग्रो हो रही थी, जुड़ के ग्रो हो रही थी। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक छोटे से देश, आपके पास छोटा सा रीजन है और आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आप पावरफुल नहीं बन सकते हैं। आपको कुछ अलग दूसरे रीजन्स को अपने अंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप पावरफुल बन पाएंगे। ठीक, these regions felt the impact of large pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. ये इन सारे रीजन्स ने क्या किया, लार्ज एरियाज तो बनाया। ठीक है, छोटा एरिया मतलब ये छोटा सा एरिया था, उन्होंने और एरियाज को अपने अंडर किया, पर वो एरियाज इनके अंडर आ तो गई, पर उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को, यानी कि जो वहाँ पे चीज़ें फेमस थी, अपने कल्चर्स को इनके साथ मिक्स किया। अपने कल्चर को वो भूले नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं किया कि अगर जो लैंग्वेज को वहाँ पे वो बोलते थे या जो कल्चर वो फॉलो करते थे या जो ट्रेडिशन वो फॉलो करते थे वो यहाँ पर आने के बाद वो भूल गए हों, या इसके साथ इस राज्य के साथ जुड़ने के बाद वो भूल गए हों। नहीं, वो अपने कैरेक्टर्स को, उनके जो कहते हैं ना कि उनकी जो यूनिक चीज़ें थी, उन्होंने याद रखा और उसको वो फॉलो भी करते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर इस पूरे टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी वर्ड अगर समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।